डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि सप्लाई कितने के सप्लाई इलास्टिक होगी कि नहीं होगी। इसका जनरल पॉइंट यह है कि सप्लायर के पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। जिस तरह जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे कि वो क्या चीज़ है जो बताती है कि हमारी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो उसका जवाब हमारा ये था कि कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है तो किसी एक, फॉर एग्जाम्पल चाय बहुत महंगी हो गई या चाय थोड़ी भी महंगी हो गई, तो कंज्यूमर अगर ऐसा है किसी ऐसे मुल्क में जहाँ चाय कॉफ़ी को बराबर रखते हैं, तो चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी पी लेंगे, या कोक महंगी हो गई तो पेप्सी पी लेंगे। ठीक है, इस तरह से वेरी करते हैं कंज्यूमर। अगर तो दे आर प्राइस इलास्टिक बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस ना हो, कंज्यूमर को पता है कि ये वाहिद मोनोपोली है, मुझे जो इंटरनेट कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन फराहम करती है ये एक ही कंपनी है पूरे मुल्क में, अगर ये प्राइस बढ़ाएगी तो भी वो इनइलास्टिक होंगे, तब भी उसी से लेंगे टेलीफोन कनेक्शन। वाई? बिकॉज इट्स द ओनली कंपनी, ऑप्शंस ही नहीं ऑल्टरनेट। तो जब कंज्यूमर कस्टमर के अंदर रहते हुए हमने ये डिटरमिन किया कि कंज्यूमर के पास कितने ऑप्शन है, उसी हिसाब से इलास्टिक इन इलास्टिक होगा वो। प्राइस अगर बढ़ेगी तो भाग जाएगा, प्राइस बढ़ेगी तो नहीं भागेगा, मतलब इलास्टिक है या नहीं है इलास्टिक, वो डिफाइन करता है, वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने ऑप्शन है। बिल्कुल वैसे ही सप्लाई के अंदर आके सप्लायर के ऑप्शन देखे जाते हैं। अगर सप्लायर के पास कोई और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं इन्वेस्टमेंट की, तो चाहे उस मार्केट के अंदर प्राइस गिरे या बढ़े, उसने वही सप्लाई करना है। वो एक ऐसी जगह पर सबर्ब्स में रहता है जहां पर अर्निंग ऑप्शंस नहीं है बहुत किस्म के, वो अपनी ज़मीन के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर सकता है, और जिस तरह का सीजन है उसके वहां का, वहां पर वो चावल ही उगा सकता है अभी एक्स्ट्रा पानी के अंदर। ठीक है, तो वो चावल ही उगा सकता है। अब चावल की मार्केट भले गिर भी जाए या चावल के प्राइसेस ना भी बढ़े, वो अपनी सप्लाई फराहम कर रहा है, तो वो इनइलास्टिक है। चावल के प्राइस मार्केट में 30% गिर गए, तो ये अपनी सप्लाई ज़्यादा 10% कम कर देगा। या 10% में एरिया निकाल लेता हूँ, वहाँ पर कैटल फार्मिंग कर लेता हूँ थोड़ी, बाकी तो चावल ही उगाऊंगा, क्योंकि चावल की तो इतने 200 एकड़ अगर ज़मीन है तो उसमें से 10%, मैक्सिमम 20 एकड़ भी बहुत है। खैर 1-2 एकड़ के ऊपर एनिमल्स पल जाएंगे सारे, सही है। बाकी ज़मीन पे तो मुझे चावल ही उगाना है, उसको क्या करूँ, भले प्राइस गिर भी गए, कुछ प्राइस तो मिल रहा है ना, तो वो बंदा इनइलास्टिक है, बिकॉज उस सप्लायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा सप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसी जगह पर, शहर के अंदर आ जाओ जहाँ पर एक लैंड है, मिसाल के तौर पे 1000 यार्ड्स का, उसको पता है वो कराची के अंदर, वो उस लैंड के अंदर स्कूल को भी दे सकता है किराए पे, खुद भी स्कूल खोल सकता है, वो चाहे तो बैंक को किराए पे दे सकता है, वो चाहे तो मैरिज हॉल खोल सकता है, वो चाहे तो कोई इंडोर कोई स्पोर्ट्स का सेटअप खोल सकता है, इतने सारे ऑप्शन है उसके पास। तो वहाँ उस जगह को लेकर सप्लायर इलास्टिक होगा कि उसको लगता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर, वो मैरिज हॉल्स या कोई इवेंट होल्ड करने के हॉल्स है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर है, तो बंद करेगा अपना। अगर उसका वो मतलब पहले तो अगर खोल के बैठा हुआ है स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स सेटअप खोल के बैठा हुआ, वो बंद करके खोलेगा मैरिज हॉल। लेकिन लेट्स सपोज हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स नहीं खोला हुआ हमने, तो एक स्टेप बैक आके ऑल्टरनेट के ऑप्शंस के ऊपर सोचते हैं। एक ऑप्शन है कि वो इंडोर स्पोर्ट्स खोले, दूसरा ऑप्शन है मैरिज हॉल्स खोले। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में जिसमें उसको लगा कि डिमांड बढ़ गई, दिसंबर के मतलब सितंबर से लेकर जो है ना ऑनवर्ड सीजन होता है शादियों का बहुत कराची में, तो उसको लगता है कि यार दिस इज द टाइम, सो ही इज़ नॉट गोना गो एंड ओपन अप स्पोर्ट्स का कोई किसी किस्म का इंडोर सेटअप, बल्कि वो क्या करेगा, वो मैरिज हॉल खोलेगा, बिकॉज बेटर प्राइसेस मिल रहे। तो वो क्या है, प्राइस इलास्टिक है वहां पर। तो डिटर्मिनेंट है क्या, कब है सप्लायर कब इलास्टिक होता है, जब उसके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा हो। कब इनइलास्टिक होता है, जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना हो उसके पास। तो प्राइस गिर रही है फिर भी सप्लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं किसी और तरह के प्रोडक्ट का। भाई चावल की प्राइस गिर रही है क्योंकि चावल बहुत सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, तो अब आप कुछ और करें, मैं क्या करूं इस ज़मीन पे, और कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत मैं कैटल फार्मिंग कर दी तो थोड़ी बहुत चावल की जगह ख़त्म कर दी। इनइलास्टिक प्राइस को लेकर मुझे चावल ही सप्लाई करना है। दूसरे एंड पे उसी बंदे को शहर पे डालो तो इतने सारे ऑप्शन है कि एक मार्केट के अंदर प्राइसेस गिरे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ऑपरेट ही नहीं करता, मैं दूसरी मार्केट पे आ जाता हूँ। सही है, इसी तरीके से दूसरी मार्केट के थोड़े से प्राइस बढ़ गए तो सब वहाँ आ गए कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर मार्केट है। सही है, दैट डिफाइन, सप्लायर के ऑप्शंस डिफाइन करते हैं कि सप्लायर कितना प्राइस इलास्टिक होगा कि नहीं। और फिर यहाँ पर जो है ना वो तो जनरली बता दिया। अब उसके बाद एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स।
अब अगर किसी मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर कल तक प्रोवाइड कर रहा था फास्ट फूड, सही है, और उसको लगता है फास्ट फूड से ज़्यादा प्रॉफिट उसको फाइन डाइन पे मिलना है, ठीक है ना, एला कार्ट सिस्टम पे मिलना है कि लोगों को उनके हिसाब से टेस्ट डेवलप कस्टमाइज फूड के तौर पे, उसको लगता है वहाँ पर ज़्यादा है इनपुट, वहाँ पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। लेकिन वो कब ट्रांसफॉर्म होगा, उसको लगता है कि यार ईजी है मेरे लिए, मेरे पास इनपुट्स भी अवेलेबल है। इनपुट्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे जो भी कुक्स हैं वो फाइन डाइन का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो बस वो फाइन डाइन के ऊपर आएगा। इनपुट्स अवेलेबल हैं तो वो इलास्टिक है, लेकिन उसके पास है ही नहीं कोई तजुर्बा, कोई एक्सपीरियंस, कोई लेबर इस तरह की जो फाइन डाइन की कुक कर सके, तो फिर वो नहीं करेगा, वो इन इलास्टिक होगा। चाहे भाई चाइनीज रेस्टोरेंट्स के बहुत, कोरियन कल्चर बहुत इन होता जा रहा है, तो उसके जो है ना रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, बहुत महंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, मेरे पास कुक ही नहीं है, आई एम इन इलास्टिक, मैं फास्ट फूड ही बेचूंगा बिकॉज आई डोंट हैव इनपुट्स, ठीक है। टाइम होराइजन फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, आपके अगर मिसाल के तौर पे ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली बात कर रहे हैं ना, ओके फाइन, आप इसको टाइम वाइज देखो, जो मैंने पहले बताई थी आपको बात कि लॉन्ग रन में जो सप्लायर है वो इलास्टिक होगा कि इन द लॉन्ग रन तो मैं अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, लेकिन इन द शॉर्ट रन इमीडिएटली अगर वो ऑलरेडी कुछ कर रहा है, अभी अल्टरनेट ऑप्शंस की बात नहीं, ऑलरेडी कुछ कर रहा है, वो छोड़ के फौरन नहीं आ सकता अगले ही दिन, स्कूल बंद करके बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डोजर लगा दिया, उसके बाद बहुत अच्छा सा मैरिज हॉल बना दे, नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। अल्टरनेट ऑप्शंस की मिसाल पे तो ठीक था, यहाँ तो ऑलरेडी कुछ कर रहा है तो फिक्स हो गए उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको वहां से एग्जिट लेने में भी एक सेशन पहले तो पूरा खत्म करना पड़ेगा, साल मुकम्मल करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, फिर जाके वो जो है ना बनवाएगा तो साल 2 साल 3 साल उसको लग जाएंगे वहां तक पहुंचना। तो इन द लॉन्ग रन इलास्टिक होता है, इन द शॉर्ट रन इन इलास्टिक, द सप्लायर कैन नॉट मूव। बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं आपको इवेंट मैनेजमेंट में मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, आई कैन नॉट मूव, मेरी जहां पर इन्वेस्टमेंट स्टक है मैं अभी नहीं निकल सकता वहां से, क्लियर। एक और मिसाल लो बहुत अच्छी, एक सप्लायर ने अगर बैंक में पैसा रखवाया हुआ है कि यार उसको बैंक से रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक सप्लायर के पास ने अपना पैसा मिसाल के तौर पर $3 million एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कहीं सेविंग्स अकाउंट में रखवाया हुआ है, उसको उससे बेहतर रिटर्न मिलता है कि यार आपको एनुअल में हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ला के दे रहे हैं जहां पर आप 3 मिलियन इन्वेस्ट करोगे, आपको एनुअल रिटर्न 20% मिलेगा, ग्रेट, बट व्हाट डू आई डू, 3 years के लिए पैसा स्टक है, आई कैन नॉट टेक दैट मनी आउट, समझ आ रही है। तो इन द लॉन्ग रन तो वो काम कर सकता है ये वाला, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं कर सकता। तो अभी क्या है, इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, प्राइसेस बढ़ गए किसी मार्केट के अंदर, लेकिन ये बढ़ते हुए परसेंटेजेस, अच्छे रिटर्न, क्या करना है, मैं स्टकअप हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए स्टकअप है, तो इफ आई गेट अ लॉन्गर टाइम होराइजन के मुझे वक्त दो इस अपॉर्चुनिटी के साथ, क्या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी 3 साल बाद भी अवेलेबल होगी, हाँ, तो बस फिर मैं जो है ना ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करूंगा। और इसके अलावा फिर भी चलो 3 साल तक अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कितने अरसे तक है तो मैं इधर उधर से और पैसा जोड़ के कर लूँ इन्वेस्ट में भी, ठीक है, बट स्टिल आई वुड नीड टाइम ना, क्योंकि मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, इसके पास तो सिर्फ एक ले दे के कैपिटल ही था जो उसने बैंक में रखवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, स्टोरेज एंड पेरिशेबिलिटी, अच्छा पेरिशेबल, जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, उसको लेकर मिसाल के तौर पे कोई भी अगर मिल्क, डेयरी और इस तरह की चीज़ों की बात करें, तो उस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें बंदा थोड़ा सा इन इलास्टिक होता है, ठीक है ना, प्राइस इन इलास्टिक होता है, वाई, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएंगे, कैन नॉट बी स्टोर्ड, सही है। अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं किसी चीज़ के, आप उस चीज़ के अंदर, उस मार्केट के अंदर आ जाते हो, सब कुछ लगा देते हो, बेहतरीन इन्वेंट्री जमा कर लेते हो अपने पास बेचने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते, कितनी इन्वेंट्री ले लोगे, वो ख़राब ना हो जाए, सो यू विल टुक टुक करके, अब बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने अच्छे प्राइसेस, बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, बेचने की बात करो, बहुत अच्छे प्राइसेस अभी आपको मिल रहे हैं, तो आप खरीद लें बहुत सारा, माल खरीद लिया मैंने बहुत सारा, बिक जाएगा, लेकिन मैं इतना सारा माल को बेचने में भी मुझे 1 हफ्ता लगना है, और ये चीज़ 2 दिन में एक्सपायर हो जाती है, सो आई एम इलास्टिक अबाउट दैट, सही है। जहां पर ऐसी प्रोडक्ट है जिसको लेके स्टॉक किया जा सकता है क्योंकि उसके प्राइसेस अच्छे आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को खरीद के, क्लोथिंग है, अगर सर्दियों की क्लोथिंग है वो खरीद के बनवा ली, स्टॉक कर ली,
क्योंकि उसके प्राइसेस अच्छे होते चले आ रहे हैं और वो बेचते चले गए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में जनरल रूल क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का, प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा। लेकिन कभी कभी ना सप्लायर फ्यूचर एंटिसिपेशन भी देखता है कि अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि उसको लग रहा है अभी जो बढ़े इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो मैं अभी नहीं सप्लाई करूंगा, अभी और रुक के थोड़ा सप्लाई करूंगा, क्वांटिटी सप्लाइड। सही है, तो सप्लायर को जहां ऐसा लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये कि प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगे तो वो स्टॉक कर लेगा, वो सप्लाई नहीं करेगा, वो रुकेगा। अब मार्केट में अब इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो होर्डिंग कर रहे हैं। होर्डिंग कर रहे हैं मतलब जमा कर रहे हैं, HOARD होर्डिंग। और बहुत सारी चीज़ों में होर्डिंग लीगली नहीं है, खासतौर पे नीड्स की चीज़ों में, जो नीड्स है ना उसमें होर्डिंग इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, आटा गंदम दाल चीनी इनमें होर्डिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज आप मार्केट में सप्लाई शॉर्ट करके उसके प्राइसेस बढ़ा रहे हो, फ्यूल को होल्ड कर रहे हो, पेट्रोल को होल्ड कर रहे हो, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हो अभी जो पेट्रोल के प्राइस है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप बीइंग अ सप्लायर ज़्यादा मुनाफा देखने के चक्कर में आप कह रहे हो मैं सप्लाई नहीं कर रहा अभी क्योंकि और बढ़ेंगे प्राइसेस। सही, तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसे केस होते हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ी, क्यों? क्योंकि सप्लायर सोचता है कि और बढ़ेंगे आगे प्राइस, तब मैं सप्लाई करूंगा। ओह यस, एक मिनट इसके सवाल को। सो प्राइस अगर आपकी बढ़ रही हो, आपका सवाल ये था ना कि ये अदर देन प्राइस फैक्टर है, अदर देन प्राइस फैक्टर नहीं है। पहली बात तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे प्राइस इलास्टिसिटी का टॉपिक, तो हर चीज प्राइस को लेकर ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्राइस, अब बात ये प्राइस बढ़ रहे हैं तो जनरल रूल है कि सप्लाई बढ़नी चाहिए। सप्लाई कितने से बढ़ी है ये पढ़ रहे हैं अभी हम। सप्लाई अगर प्राइस मिसाल के तौर पर 10% से प्राइस बढ़ रही है और सप्लाई 10% से प्राइस के अंदर इंक्रीज आ रहा है, और सप्लाई में कितना इंक्रीज आ रहा है, 20% से इंक्रीज आ रहा है, तो क्या है, इलास्टिक। 10% से प्राइसेस बढ़ रही है और सप्लाई भी 10% से ही अगर बढ़ रही है तो क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है तो यूनिट इलास्टिक। मैं कह रहा हूं कि प्राइसेस 10% से अगर बढ़ रही हो लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड वो सिर्फ 2% से बढ़ रही हो, सिर्फ 2% से बढ़ रही हो, सो यू आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज इनइलास्टिक। वाई अब सवाल ये है, वाई इज द सप्लायर इनइलास्टिक हियर? वो क्यों नहीं बेच रहा है इस पॉइंट पे, क्यों अपनी क्वांटिटी सप्लाई? क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइसेस और बढ़ेंगी, जब और बढ़ेंगी तो फिर वो थोड़ा और रिलीज करेगा माल। जब यहाँ पहुंचेगी प्राइसेस तो वो यहाँ पहुंचेगा अपनी सप्लाई को लेकर। जब यहाँ पहुंचेगी प्राइसेस, हाँ यहाँ पहुंच गई तो मैं इतनी, फिर वो एकदम ठकाठक इलास्टिक हो गया। क्लियर हुई? सो ये सारे प्राइसेस की वजह से ही हैं जो भी क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, आपकी जब न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आपको कॉस्ट कम पड़ती है। तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से आप ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो ना, तो यू आर इलास्टिक अबाउट इट, बट यू आर नॉट प्राइस। ये प्राइस इलास्टिसिटी की मिसाल नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर कॉस्ट गिर गई, आपकी कॉस्ट गिरने से सप्लाई बढ़ा रहे हो तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सो वी कैन जस्ट कट इट हेयर, मतलब मैं इसको, इस हिस्से को काट नहीं रहा, लेकिन बस समझ जाओ कि ये वाला जो हिस्सा है सारा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का, दैट डजंट काउंट, बिकॉज ये प्राइस इलास्टिसिटी को लेकर नहीं है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो फिर आप कम कॉस्ट के अंदर बना पा रहे हो तो आप ज़्यादा सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, तो शिफ्ट इन द कर्व की मिसाल आ जाएगी। 12 गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड इंटरवेंशन, ये जितने भी अब आ रहे हैं ना, कॉम्पिटिटर और ये सारे प्राइस के अलावा वाले हैं फैक्टर्स, ठीक है ना, तो ये शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। कैपेसिटी, अगर अच्छा ये वो वाला अगेन है, ये प्राइस इलास्टिसिटी। अगर आपकी फुल कैपेसिटी पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो ऑलरेडी, प्राइस बढ़ भी गए, आप नहीं बढ़ा सकते अपनी सप्लाई। क्यों? आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ही नहीं, ऊपर हो गई ना वो एडिंग, कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन की, ठीक है। और ये परसेप्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस वाली बात जो मैंने अभी की थी कि हालांकि प्राइसेस बढ़े मार्केट में, आप अभी तक इनइलास्टिक क्यों? प्राइसेस तो 20% बढ़ गए, आप सिर्फ 5% सप्लाई की बढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आगे और प्राइसेस बढ़ेंगे, तो 5% भी सप्लाई इजाफी क्यों कर रहे हो? और इनइलास्टिक हो जाते, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाते। नहीं, 5% तो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा खर्चा भी तो, रनिंग कॉस्ट भी तो निकले ना, थोड़ा बहुत तो सप्लाई करना पड़ेगा टू रिमेन इन द मार्केट। चेंजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बिल्कुल जैसे आपने डिमांड का पढ़ा था ना, ठीक है, वैसे ही सप्लाई को लेकर है।
डिमांड में आप लोगों ने पढ़ा था कि ओवर द कर्व जो है डिमांड का ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। तो पहला स्टेज है परफेक्टली इलास्टिक का। अब मैं इतना जूम करके दिखा नहीं सकता कि मुझे स्ट्रेट लाइन नजर आए, ठीक है ना, परफेक्टली इलास्टिक का। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, यू मूव टुवर्ड्स इन इलास्टिसिटी। ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि जिसके बाद आप अगर हम अलोंग द कर्व देखें तो जनरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुड बी लाइक दिस। एट फर्स्ट परफेक्ट इलास्टिक। क्यों? क्योंकि आप जीरो से कुछ सप्लाई करना शुरू हो जाओ तो आपका चेंज का बेस बनता है जीरो। जबकि आप 10 यूनिट भी सप्लाई कर रहे हो ना तो 10 डिवाइड बाय जीरो इज सम इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है न्यूमरेटर में वो इनफाइनाइट अगर आ जाए, जबकि डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस 0 से 10 जा रहा है, ठीक है ना, 0 से 10 जा रहा है, खैर वो भी इनफाइनाइट है। सो इट्स लाइक समथिंग, एक मैथमेटिकल एरर है, लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग, बट अगेन वी विल क्लासिफाई इट एज परफेक्टली इलास्टिक। कि कुछ सप्लाई होना शुरू हो गया, कुछ नहीं हो रहा था और कुछ सप्लाई होना शुरू हो गया, तो पहले से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? बहुत ही ज़्यादा है। पहले कुछ भी नहीं था, कुछ है, अब कुछ सप्लाई हो रहा है, सो इट्स इनफाइनाइट। फिर आप इलास्टिक हो कि अब जब प्राइस बढ़ रहे हैं, जितने भी प्राइस बढ़ रहे हैं, आप क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा रहे हो अपनी, यू आर इलास्टिक अबाउट इट। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने रेट से प्राइस बढ़ रहा है उसी रेट से आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा रहे हो, ठीक है, यू आर यूनिट इलास्टिक अबाउट इट। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके प्राइस तो बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन आपकी सप्लाई इतनी नहीं बढ़ पा रही, जिस परसेंटेज से प्राइस बढ़े उस परसेंटेज से गालिबन सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, ऐसा भी पॉइंट आ सकता है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जब आप सप्लाई नहीं कर सकते, कैपेसिटी खत्म, ये वो कर्व यूं होगा उस वक्त सीधा फ्लैट, कि दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई, ऐसा थोड़ी कि ऐसे जाता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब यूं हो जाएगा फ्लैट, कि अब उसके बाद जो भी प्राइस पॉइंट मिल जाए, ये क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ यहाँ तक रहनी है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। क्लियर हुई? तो वो वाला पोर्शन क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक, कि इससे ज़्यादा वो सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन कभी आप देखोगे कि अब आपने एक रूल ऑफ थंब बना लिया कि भाई जितना आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएंगे तो उतना ही जो है ना इन इलास्टिक की तरफ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका कर्व इस तरह का हो। आप किसी मार्केट को माइक्रो लेवल पे आके अगर जांच रहे हो तो आपका हो सकता है कर्व कुछ इस तरह से हो। सही है? तो उस पॉइंट में ये वाला हिस्सा इलास्टिक था, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के बाद आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यहां लगा दी, इलास्टिक ही इलास्टिक है ये। सही है? लेकिन अगर इसको जूम आउट करो और पूरी दुनिया की रिसोर्सेज इस प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो रही हो और हम देखें तो फिर कोई एक पॉइंट आएगा जब ये प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, तो उसके अंदर रहते हुए ये जो हमें कर्व का पैटर्न दिख रहा है कि जूम इन करके वर्जन है, कोई माइक्रो लेवल है। लेकिन मैक्रो लेवल पे देखेंगे अगर हम, तो मैक्रो लेवल पे एक चीज एक हद तक ही सप्लाई हो सकती है, उसके बाद सप्लाई जीरो हो जाएगी इसकी। क्लियर है? हिरन का गोश्त खाने का पूरी दुनिया को शौक हो जाए तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे एक पॉइंट पे आके। सही है? अच्छा, तो अलोंग द कर्व एज अ रूल ऑफ थंब ये इस तरह से देख लो बस। लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी मार्केट के कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर या किसी एक स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव के अंदर दो फैक्टर्स को देख रहे हो तो इलास्टिक एंड इलास्टिक कर्व देख के पहचानोगे आप, कि वो कर्व या फॉर्मूले को पहचानोगे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बाद कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। तो उस बेसिस पे डिसाइड करोगे वो इलास्टिक है या नहीं है, या वो परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब जिसकी पीएस जीरो आ रही है, या वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है जिसकी मतलब एरर, मैथमेटिकल एरर टाइप का कुछ आ रहा है जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर। चेंजेस इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू शिफ्ट्स इन सप्लाई। अच्छा, अब सप्लाई कर्व में शिफ्ट होने की वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या चेंजेस है? दिस इज लॉजिकली एक अजीब सी बात है, ठीक है, लेकिन अजीब सी बात नहीं है। आप कह रहे हो कि शिफ्ट हो रहा है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कर सकते हैं भाई, हम बात ये कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जिसकी सप्लाई कर्व पहले ये था तो उसकी जो पीईएस यहां पर आ रही थी इस पॉइंट पे, उसी प्रोडक्ट का सप्लाई कर्व अगर ये हो जाए
तो उसकी जो पीईएस यहां पर आएगी, इन दो पीईएस का कंपैरिजन, सही है। जो पीईएस निकल रही है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो ब्लू कर्व के हिसाब से निकल रही है, ऑरेंज कर्व के हिसाब से निकले, फिर इन दो का कंपैरिजन हो रहा है। आपको गलती से ये मत समझ जाना कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल कुछ ऐसे रहे कि इसका एक पॉइंट यहां से उठा रहे हैं और इसका एक पॉइंट वहां से उठा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। दो प्राइस इलास्टिसिटीज को कंपेयर करने के लिए कि अगर कर्व जब S0 पे था तो जो प्राइस इलास्टिसिटी थी और जब S1 पे आया तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है, उन दो के फर्क जितना ज्यादा हम आगे होंगे उतना ज्यादा हम इन इलास्टिक की तरफ होंगे। सप्लाई इतनी प्रैक्टिकल रीजन, जब सप्लाई बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी, ठीक है ना, तो सप्लायर प्राइस गिरने के बावजूद सप्लाई कर रहा होगा कि इतनी सप्लाई मौजूद है, दे आर रेडीली अवेलेबल टू सप्लाई मोर एंड मोर। थ्योरेटिकल रीजन क्या है, मैथमेटिकल रीजन क्या है कि आगे जितना हम जाते जाएंगे तो ये वाले नंबर्स जो हैं वो बेस बनेंगे तो बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इसकी वर्किंग में करके दिखा देता हूं एक दफा ताकि आपको रिवाइज हो जाए बात। यहां पर ब्लू कर्व को अभी हम देख रहे हैं खाली, तो आप समझो कि ये 180 है और ये नहीं, ये 180 कर लो, इसको 180 कर लो, इस ब्लू पॉइंट को, ये 180 है और ये 140 है। अच्छा, ये पुराना वाला है ये, लेट्स सपोज, ठीक है ना। तो 140 से 180 पे जा रहा हो अगर क्वांटिटी सप्लाइड, कब जाएगी, जब प्राइस 40 से 60 पे जा रही हो, ठीक है ना। तो प्राइस 40 से 60 पे जा रही है तो चेंज इन प्राइस क्या हुआ, 20/40। 40 से 60 पे जाने के लिए 20 से इंक्रीज है ना, तो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। और क्वांटिटी सप्लाइड में फर्क क्या आ रहा है, 140 से 80 पे जा रही है तो 40 से क्वांटिटी सप्लाइड का इंक्रीज है, शुरू कहां से हुई थी, 140 से, ठीक है। सो दिस इज 2/7, ठीक है ना। और ये अगर मैं यूं ऐसे निकालूं तो ये आ रहा है 3.5, ठीक है, या 35% डिवाइड बाय 50%, सही है। तो हमारी PES कितनी आई, लेस देन 1 है, ठीक है, कितनी है, 0.7 है, विच इज लेस देन 1। जबकि एक स्टेप और आगे चले आते हैं, अगर इस वाले को कंपेयर करते हैं दूसरे वाले को, कि हम सेम प्राइस लेवल जब 40 पे था तो हम इतना सप्लाई कर रहे थे और 60 पे आया तो हम इतना सप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इंक्रीजेज हाउ मच, ये है तकरीबन 150, 180 मैंने यहाँ लिया था, यहाँ 180 लिया था मैंने, 180 का गलत ले लिया, बढ़ गई, चलो ठीक है, इसको 190 ले लो। 190 से कितना जा रहा है, 230, ठीक है, 190 से 230, तो कितने का इंक्रीज है ये, 40 का। क्वांटिटी सप्लाई में 40 का इंक्रीज है, डिवाइड बाय 190, और जबकि वो प्राइस चेंज वही कितना है, 50%, ठीक है। इसकी जरा परसेंटेज निकालो, $40 डिवाइड बाय 190, तो 44% कैसा है, 21%। ये छोटी परसेंटेज है डिवाइड बाय 50%, तो ये छोटा नंबर आएगा जितना ज्यादा आगे जाते जा रहे हैं। जबकि यहां पर 35% डिवाइड बाय 50% था तो 0.7 आया, यहां 21% डिवाइड बाय 50% है तो क्या आया, 0.42। PS कितनी आई, ठीक है ना। तो 0.42 इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक या मोर इन इलास्टिक, इट्स मोर इन इलास्टिक देन 0.7। तो अगर यहां पर एक लाइन, नंबर लाइन बनाऊं, 0 से स्टार्ट करूं उसको, और ये अगर 1 है तो ये 0.7 का यहां पर लाया करेगा, जबकि 0.42 कहीं यहां पर लाया करेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा जितना हम आगे जाते जा रहे हैं उतनी हमारे पास ऊपर चेंज इन एक्स एक्सेस कम होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर से कंपैरिजन है, ठीक है ना। किसी भी चेंज का और बड़े नंबर से कंपैरिजन है तो वो छोटा परसेंटेज देगा।
तो वो जितना हम आगे टुवर्ड्स द राइट होंगे उतना ही, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई कर्व हो, उन दोनों सूरतों में हमारी इलास्टिसिटी पिछले कर्व की बनिस्बत कम इलास्टिक होगी। ठीक है, पहले भी ये सवाल दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर। अगर वो सवाल आपने सॉल्व किया है तो आप ये सवाल, उसके अंदर तो जवाब भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपने जवाब लिखना है, उसमें लिखा हुआ है, इसमें बस यहाँ तक लिखा है, उसमें तो पूरे 2 पैराग्राफ लिखे हुए थे, इसका आपने पूरे जवाब को कंप्लीट करना है, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें कंप्लीट होगी। ठीक है।